वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज नाक के हवाले से, और नाक के जो मसाइल होते हैं वो बहुत तकलीफदेह भी होते हैं। ना सिर्फ सांस लेना बल्कि बातचीत करना और उसके बाद बोलना, खुशबू, तमाम चीज़ें या बदबू, ये तमाम चीज़ें जो हैं नाक के साथ मुंसलिक हैं। और हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ ENT सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, एमन का सवाल था, डस्ट एलर्जी। बहुत लोग एलर्जिक होते हैं, डस्ट से छींकें शुरू हो जाती हैं, नज़ला शुरू हो जाता है, नाक बंद रहती है। और इसका कोई परमानेंट कोई हल है या सारी ज़िंदगी बस इंसान वक्ती तौर पे कोई दवा लेगा और फिर मामला चलता रहेगा? शायद अनफॉर्चुनेटली एलर्जी का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और ये ज़रूर है कि जैसे कि कुछ लोगों को हो जाती है, ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाए तो अलग बात है। इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको क्या जेनेटिक है, फैमिली से इनहेरिट फैमिली में चलती है ये, फैमिली में इनहेरिट किया। अगर उस तरह की एलर्जी है तो उसके अंदर तो ख़त्म, क्योंकि जीन्स में है तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। कुछ होती है कि आपको किसी ख़ास इलाके में जाने की वजह से किसी ख़ास चीज़ के एक्सपोजर से एलर्जी होती है। तो अगर वो एक्सपोजर ख़त्म हो जाए तो आपकी एलर्जी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अब डस्ट एलर्जी जो है कराची में बहुत कॉमन है। कुछ जगहों पर पोलन एलर्जी होती है, कुछ जगहों के ऊपर जो है वो किसी स्मेल से एलर्जी होती है। ये एक बॉडी की कैफियत है, जब वो मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती तो उसको रिजेक्ट करती है तो एलर्जी की सूरत में ज़ाहिर होती है। कराची में डस्ट एलर्जी बहुत कॉमन है। देखिए, अब जब भी उस पेशेंट का एक्सपोजर डस्ट से होगा उसको वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी उसकी, क्योंकि बॉडी उसकी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करे। इन पेशेंट्स को हमारी एडवाइस यही होती है कि आप उन चीज़ों से बचें जिनसे आपको, जैसे एक अभी आपके पेशेंट ने बताया कि ये डस्ट से होती है, उन्होंने बताया कि मुझे परफ्यूम से होती है, कहीं स्प्रे हुआ हो, ये बहुत कॉमन चीज़ें। तो उन चीज़ों का जब इनको इल्म है कि इन चीज़ों से एलर्जी है तो उनको अवॉइड करें। पहली चीज़ तो एलर्जी के अंदर अवॉइडेंस है। अच्छा। अगर उसके बाद भी एलर्जी हो जाए तो फिर एंटी एलर्जिक स्प्रे और गोलियाँ हैं वो आपको खानी पड़ेंगी। एक चीज़ है जिसे कहते हैं हाइपोसेंसिटाइजेशन। इसके अंदर आप उस पर्टिकुलर चीज़ जिससे कि एलर्जी है, जो एलर्जन कहलाता है, उसके अगेंस्ट आप एक वैक्सीन बनाते हैं और वो वैक्सीन पेशेंट को देते हैं ताकि पेशेंट की बॉडी में उस एलर्जन ये जो कैफियत है वो ख़त्म हो जाए। ये हाइपोसेंसिटाइजेशन वैक्सीनेशन कहलाती है। ये कितना % इफेक्टिव है? देखिए, अब ये बड़ा डिबेटेबल है। इसके अंदर कुछ लोग तो कहते हैं कि जी हमें बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन इसका 50-50 आप कह लें कि फ़ायदा है और 50% नहीं है। ठीक है। लेकिन बड़ा टीडियस प्रोसेस है। पहले वो तलाश किया जाता है किन चीज़ों से एलर्जी है। डस्ट तो आपको पता है कि डस्ट तो हर जगह होती है, हर जगह मौजूद। डस्ट को कैसे अवॉइड करें? अवॉइड करना, देखिए, अब डायरेक्ट तो आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कहीं झाड़ू हो रही है आप गुजरते हुए ना गुजरे, डस्टिंग हो रही है आप दूर रहे, मट्टी उड़ रही है आप दूर रहे। लेकिन वैसे जो एनवायरमेंटल डस्ट है उसको तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो अब जिन लोगों को एलर्जी है, खासतौर पर कराची में बहुत कॉमन है। एक तो साहब पर जो धुआं है, हमारे यहाँ फ्यूम्स है, ये सब चीज़ों से ऑटोमोबाइल्स का, एलर्जी। तो आप उस इसमें इलाके यही में है रह कि रहे हैं, आप रह रहे हैं तो अब आप फॉर एग्जांपल आप अगर बंदर रोड के पास रहते हैं, सब बसों का धुआं एम्प्रेस है, मार्केट में रहते हैं, एम्प्रेस में, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। उसमें फिर यह है कि यू हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन कि आप एंटी एलर्जिक स्प्रे, एंटी एलर्जिक गोलियाँ इस्तेमाल कीजिए और उसे कंट्रोल कोशिश में करें रखें। घर भी चेंज ही कर लें। घर चेंज कर ले। मैं बहुत सारे लोगों ने पेशेंट्स ने बताया कि जब वो कराची से मूव करके साफ़ सुथरे इलाके में चले गए तो वो बिल्कुल कौन ठीक सा हो गए। साफ सुथरा इलाका है, हमें बता जैसे दें। आप भूरबंद चले जाए, आप अरे ठीक हो वाह जाए। वाह, आपने इलाका भी तो ऐसा चुना है ना। अयूब साहब हैं, ये बड़ा अच्छा इलाका है, अटक। हमारे पास अयूब साहब की कॉल है अटक से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मोहतरम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं खैरियत से हैं। ये डॉक्टर साहब को भी मेरा सलाम। और मैंने ऑपरेशन कराया है सर नोज का, तो राइट साइड पे ट्यूमर था तो अब लेफ्ट साइड पे हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा नज़ला रहता है। तकरीबन मेरी एज है 65 ईयर और 38 ईयर हो गए कि मैं जुकाम का मरीज हूँ और ये नज़ला मेरा ठीक नहीं होता है। इसके बारे में कुछ मुझे। अच्छा, ट्यूमर था या कोई गोश्त बड़ा हुआ था, पॉलिप था, या ट्यूमर किससे कह रहे हैं आप? ट्यूमर यानी ग्रैंड्स जिसे आप कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? अगर ट्यूमर था तो उसकी बायोप्सी रिपोर्ट हुई थी तो क्या था? जनाब, बायोप्सी हुई थी आपकी ट्यूमर की? जी हुई थी। तो क्या रहा, उसमें क्या आया था? पता नहीं सर, मैं तो विक्टोरिया हॉस्पिटल भागलपुर गया था ऑपरेशन के लिए, तो मुझे फिर जल्दी वापस आना पड़ा। चले, अभी आपकी उम्र 60 साल है? जी 65 ईयर। 65, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब कुछ और तो नहीं पूछना? कितने साल पहले ऑपरेशन हुआ था इनका? सर मुझे नज़ला बहुत ज्यादा रहता है। नहीं, आपको ऑपरेशन कितने साल पहले रहा था? तकरीबन 15 बरस हो गए। 15 बरस हो गए हैं। और अब पहले उल्टे हाथ की तरफ था, सीधे हाथ पे वो आपका, वो कह रहे हैं बकौल आपके ट्यूमर। जी जी। डॉक्टर साहब कुछ और? नहीं,
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इरम साहिबा सियालकोट से, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम साहिबा। इरम साहिबा हैं या इरम साहिबा चली गई हैं? आई थिंक आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। आई एम वेरी सॉरी इरम साहिबा, आप दोबारा कॉल कीजिए। डॉक्टर साहब, क्या मसला है भाई अयूब साहब का? देखिए, इनका बज़ाहिर तो लगता है कि वो ट्यूमर जिसे कह रहे हैं वो कोई बिनाइन चीज़ थी, यानी कैंसरस नहीं थी। इसलिए अगर कैंसरस होती तो 15 साल तक वो इस तरह से ना रहती, ना रेडियोथेरेपी ली, ना कुछ किया, तो कैंसरस नहीं थी। अमूमन जिन लोगों को एलर्जी रहती है उनके अंदर एक इशू जो हो सकता है लॉन्ग टर्म एलर्जी रहने से, वो ये कि पॉलिप्स बन जाते हैं। ये नाक का गोश्त कहते हैं बढ़ गया, ये क्या होता है? जी देखिए, नाक का गोश्त बढ़ने से चीज़ें दो मुराद है। एक तो जो पॉलिप्स बन जाते हैं एलर्जी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, उन्हें भी आम फहम ज़बान में गोश्त ही कहते हैं। हालांकि वो एक पानी से भरे हुए टिश्यूज़ की एक सैक सा होता है जो लटक रहे होते हैं। पॉलिप्स हम इंग्लिश में कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, लेकिन आम फहम ज़बान में उसको गोश्त कहते हैं। दूसरा, हमारी नाक में हर शख्स के एक छोटा सा टर्बिनेट मौजूद है, 3 टर्बिनेट्स हैं। अगर वो बढ़ जाए तो उसे भी लोग कहते हैं कि गोश्त बढ़ गया है। अच्छा, तो वो टर्बिनेट्स जो हैं वो भी कई दफ़ा एलर्जी की प्रोसेस में बढ़ जाते हैं, तो उनके बढ़ने की वजह से भी नाक बंद हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ों को जो लोग हैं आमतौर पे कहते हैं कि जी गोश्त बढ़ गया, तो वो या तो टर्बिनेट्स हो सकते हैं या पॉलिप्स। मैं अयूब साहब के सवाल के साथ साथ ही पहले चाहूँगा दो बातें क्लियर कर लूँ। अमूमन ये होता है कि जब नाक कहते हैं कि जी पॉलिप है या टर्बिनेट्स बड़े में, और आम लफ्ज़ों में लेमैन कहते हैं जो डॉक्टरों को बताते हैं नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है, और उनकी ज़िंदगी बड़ी परेशान कुन होती है, नाक बंद रहती है, रात को नींद में मसला होता है, सांस में तकलीफ़ होती है, तो क्या सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, या इसका कोई दवाओं से इलाज होता है? देखिए, पॉलिप्स तो या तो एलर्जी से बनते हैं या इन्फेक्शन से बनते हैं। अगर पॉलिप्स बन गए हैं इनिशियल स्टेजेस में, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में जो एलर्जिक पॉलिप है, वो तो दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। उसके अंदर दवाइयाँ अगर दी जाए, एंटी एलर्जिक दी जाए, स्टीरॉयड दी जाए, तो डिसअपेयर हो जाते हैं। और फिर एहतियात की जाए कि एलर्जी को कंट्रोल में रखा जाए। जो इन्फेक्टिव पॉलिप्स हैं या एलर्जिक पॉलिप जो एडवांस स्टेज में होते हैं, उसमें फिर सर्जरी लाजमी है। अच्छा। क्योंकि वो पॉलिप्स फिर बढ़ते हैं। या फंगल पॉलिप्स हैं तो उसके अंदर भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें आपको पॉलिप्स को निकलवाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो है आपको वो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी ताकि रिकरेंस या दोबारा वो ना हो। टर्मिनेट्स अगर बढ़ जाते हैं, उनको भी लोग कहते हैं कि जी गोश्त बढ़ गया, उसमें अमूमन सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आप लोकल एनेस्थीसिया देकर टर्मिनेट्स को जला सकते हैं, इसे कॉटरी कहते हैं। अच्छा, गोश्त जल जाता है, गोश्त जलने के बाद वो सुकड़ जाते हैं, और जब वो सुकड़ जाते हैं तो फिर रास्ता खुल जाता है और ब्रीदिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, कहते हैं कि दोबारा बढ़ जाते हैं ये? जी, ये जो गोश्त जलने की वजह से आप सुकड़ जाता है, ये फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर उसको एलर्जी रहती है रेगुलरली और वो कंट्रोल नहीं रहती तो ये बढ़ सकते हैं। अब इसमें कई दफ़ा लोग कहते हैं हड्डी भी ऑपरेशन के बाद बढ़ जाती है, बड़ा कॉमन से। इसमें मैं वजाहत ही करूँगा शहजाद के, देखिए हड्डी के बढ़ने का अमल जो है बॉडी की सारी हड्डियों का, वो 16 से 18 साल की उम्र में रुक जाता है। उसके बाद ना किसी का कद बढ़ सकता है, ना किसी की कोई हड्डी चौड़ी हो सकती है। अच्छा, तो अगर किसी ने ऑपरेशन करवा लिया 18 साल की उम्र के बाद और नाक की हड्डी को सीधा करवा दिया, तो उसके बाद वो हड्डी कभी भी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हड्डी बढ़ने का अमल रुक चुका है। और ये कंसेप्ट कि हड्डी दोबारा बढ़ जाती है बिल्कुल गलत है। गोश्त में अल्लाह ताला ने सलाहियत दी। आप देखें जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके गोश्त बढ़ जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग छोड़ दें गोश्त सुकड़ जाते हैं। इसी तरह से नाक के अंदर भी जो टर्बिनेट्स हैं, अगर एलर्जी का प्रोसेस रहता है तो वो टर्बिनेट्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा काम करना पड़ेगा उन्हें, हाइपरट्रोफी हो जाती है, बढ़ जाते हैं। फिर उन्हें जला दिया जाता है, जलने की वजह से फाइब्रोसिस होती है, वो सुकड़ जाते हैं। लेकिन अगर एलर्जी का मैकेनिज्म उन पर काम करता रहेगा तो फिर कई सालों के बाद वो दोबारा बढ़ सकते हैं। इरम साहब हैं सियालकोट, इरम साहिबा हैं सियालकोट से, उनको शामिल गुफ्तगू दोबारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ सर, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे 1 साल हो गया, ये मसला है कि सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आ रही है। सांस लेने में प्रॉब्लम पेश आ रही है? यानी कि सांस लेती हूँ तो खींच के लंबा करके सांस लेना पड़ता है और पूरी चेस्ट दर्द करती है मेरी। अच्छा। और मैंने सीएमएच सियालकोट में दिखाया तो कहते हैं आपको कोई मसला नहीं है, हम एक्सरे वगैरह किए हैं, चेस्ट बिल्कुल साफ है, नजला भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे सांस लेती तो सांस लेने में तंगी होती है। आपका देखिए, उन्होंने जो चेकअप किया था तो एक टेस्ट होता है पीक फ्लो मीटर, ठीक है? एक पीक फ्लो मीटर एक मीटर होता है जिसपे आपकी सांस की जो पावर को चेक किया जाता है दमे के लिए। वो टेस्ट हुआ था क्या? नहीं सर, कहते हैं आपको कुछ भी नहीं है। नहीं, आपको सब सांस में तकलीफ हो रही है, आप तो कह रही हैं कि आपको तकलीफ हो रही है। आपकी नाक का मुआयना हुआ था? नहीं, कोई कुछ भी नहीं। नज़ला वगैरह रहता है आपको? जी? नज़ला वगैरह रहता है?
नहीं, कुछ भी नहीं, ना नजला खांसी कुछ भी नहीं है। सांस में तंगी हर वक्त रहती है या कभी कभार होती है? सांस नहीं, हर वक्त रहती है और सांस फूलती भी बहुत ज्यादा। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 24 साल। 24 साल है। आपकी फैमिली में दमा वगैरह है किसी को, या एलर्जी का मसला? किसी को भी नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? क्या सांस लेने में नाक बंद महसूस होती है? नहीं, सांस लेने में तकलीफ होती है इनको, मगर नाक में रुकावट महसूस नहीं होती इनको? नाक में रुकावट तो महसूस नहीं होती आपको? नहीं नहीं, वैसे सांस लेती हूँ तो खींच के लेना पड़ता है, चेस्ट में दर्द होती है। चेस्ट में इनको जो है वो दर्द होता है। डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगे? ठीक है, इरम साहिबा क्या कहेंगे? इरम साहिबा का मसला क्या लग रहा है? देखिए बात ये है कि ये कह रही है कि जो मुझे वहाँ डॉक्टर साहब ने देखा तो कोई मुआयना नहीं किया जैसे ये बता रही है, हालांकि मेरे ख्याल में ज़रूर किया होगा। नहीं कह रही मुआयना किया उन्होंने जी, मुआयना किया, लेकिन लाइक ये कि वो कह रहे हैं आपको कुछ भी नहीं है। अब उसके अंदर देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो अगर इनको सांस खींच के लेनी पड़ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो है कि जो इजी फ्लो ऑफ एयर है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। कई दफ़ा बाज़ाहिर सामने से अगर हम नाक देखें हड्डी सीधी होती है, सब कुछ सही होता है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नज़र नहीं आती। ऐसे पेशेंट्स के अंदर अगर देखिए अगर वो कंप्लेन कर रहा है कि जी मेरी नाक बंद है या उसको माउथ ब्रीदिंग करनी पड़ रही है, तो उसके अंदर हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि वो अपना सीटी स्कैन करें, क्योंकि सीटी स्कैन जो है वो डिटेल में आपको नाक के पिछले हिस्से का भी बताता है कि वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर किसी किस्म की हड्डी सामने बिल्कुल सब कुछ ठीक हो लेकिन पीछे की तरफ ब्लॉकेज हो तो वो भी ये प्रॉब्लम कर सकती है। इसके अलावा तो बाज़ाहिर कोई वजह समझ नहीं आती, लेकिन अगर एस्मा में भी तो जी एस्थमा, मगर ये कह रही है मुझे कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वीजिंग की भी कोई हिस्ट्री नहीं दे रही है। अब एक कॉमन वजह जो इसके अलावा हो सकती है वो ये है कि इनको एस्थमा हो। एस्थमा के अंदर ये होता है कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जैसे कि कह रही है कि मेरी सांस फूल जाती है, पेशेंट्स को जो है सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। मशवरा क्या देंगे आप इनको? मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि ये किसी भी अच्छे पहले तो फैमिली फिजिशियन को दिखाएं ताकि वो ये देखें कि क्या इनको ज़रूरत किसी चेस्ट फिजिशियन को दिखाने की है या ईएनटी को दिखाने की। ठीक है, उस हिसाब से फिर फॉलो अप करें। दो बातें हो सकती हैं, सांस में तकलीफ तंगी है, या तो नाक में तंगी आ रही है या सांस की नालियों में तंगी आ रही है। नाक में अगर तंगी है आपके तो वो ईएनटी स्पेशलिस्ट चेक करेगा। सांस की नालियों में अगर तंगी है जिसकी वजह से दमा जो होता है तो वो जो है चेस्ट फिजिशियन चेक करेगा, लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरत है किसी फिजिशियन के पास जाइए ताकि वो डिटेक्ट कर सके कि आपको किसके पास भेजना है। यानी बस हारिस साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब खोला ये आपके चैनल तो उस वक्त आपके उस पे आ रहा था कि स्मेल कम आती है। जी जी। मैंने भी ये देखा कि मेरे जो नॉर्मल जिस तरह से आनी चाहिए जो होती थी वो अब नहीं है। मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये फील होता है कि मेरी जो वो थी ये सेंस कम हो गई। नज़ला जुकाम रहता है आपको? जी नहीं, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं है। मुझे थोड़ा सा स्लाइट अभी ब्लड प्रेशर बस शुरू हुआ है जो 25। अच्छा, आपकी एज क्या है जी? मैं अभी 60 का हुआ हूँ। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? और मैं ए क्लास मेडिकल फ्लाइंग चुके करता था तो ए क्लास मेडिकल फिट हूँ मैं। अच्छा, ए क्लास मेडिकल? जी, फ्लाइंग का जो मेडिकल होता है। अच्छा ओके, आप फ्लाइंग करते थे, दैट्स वंडरफुल। अब आप कर रहे हैं फ्लाइंग? और नहीं, छोड़ दिया मैंने। अच्छा चलें डॉक्टर अभी पूछ लेते हैं। हारिस साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और क्यों आपकी स्मेल जो है उसका वो नहीं आ रही है उस पर भी बात करेंगे और मज़ीद बातें करेंगे जा रहे हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक में हमारे साथ रहिएगा।